पिछले 3 बरसों से तनख्वाह न मिलने से यूपी के मदरसा मॉडर्न टीचर्स दर-बदर भटकने को मजबूर हैं, जिसके सबब लखनऊ के इको गार्डन में यूपी से आए मदरसा मॉडर्न टीचर्स ने पिछले 11 दिनों से अपनी बकाया तनख्वाह को लेकर मुजाहिरा किया। हमारे साथ बात करने के लिए इस पर खास मेहमान जुड़ गए हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के लीडर हैं। असद खान फलाही साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इसके साथ ही मेरे साथ कापिस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्टूडियो से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। यासिर साहब, शुरुआत में आपसे ही करूंगी। आपने ये आंसू तो देखे होंगे, दिल पसीजा आपका इन्हें देखकर। नहीं, आप यकीन माने कि बहुत हालात अच्छे नहीं हैं। और जब मुझे इस बारे में जानकारी मिली थी, पिछली बार भी हमने डिबेट करी थी जी, आपके स्टूडियो में ही डिबेट हुई थी। वो पहला दिन था जब मुझे जानकारी मिली, क्योंकि मैं यहाँ की कमेटी में मेंबर भी हूँ। उसके बाद मैंने जाके मरकजी हुकूमत के जो लोग हैं मेन, जो इसको देख रहे हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो वहाँ के और भी बड़े ओहदे पे बैठे हुए जो अफसरान हैं, मैंने उनको इनके दर्द के बारे में बताया। यकीन माने, जो आप अभी अंशदान की बात कर रही थी कि 2000 और जूनियर को 2000 और सीनियर को 3000 का जो राज्य सरकार पैसे दे रही थी, और वो रुक गए। टेक्निकल कुछ इशू हुए थे उस वक्त। अब वो सारी चीजों को खत्म किया जा रहा है, और उसमें अब मुझे नहीं लगता है ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर अब ज्यादा बोझ डालने का काम होने वाला है। उसमें वो स्लैब मुझे लगता है चेंज हो जाएगा। और उसके बाद 3 साल ये बहुत 3 साल आप ये देखिए, ये लोग, आप ये मासूम लोगों को देखिए कि किस तरह से वो सड़कों पर आए हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये जवान बेटा है, इसके इलाज का खर्चा इसके वालिद उठा रहे हैं, और इनके जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे। जिनके खुद के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, वो दूसरों के बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। और मैंने जब ये शुरुआत करी है, खास करके देखिए, ये बिल्कुल जज्बाती कर देने वाला पूरा माहौल है। जब भी हम लोग मदरसा टीचर को लेके मॉडर्न मदरसा, जो ये एक ख्वाब था हमारे वजीर आजम जो पूर्व के रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी ये देन है। और कैसे ये इतना बड़ा मामला इतने लंबे वक्फे से लटका हुआ है, ये बहुत हैरानी करता है। लेकिन यकीन मानिए, मैंने पिछली बार भी डिबेट में कहा था, और अब भी यकीन के साथ कह रहा हूं कि बहुत जल्दी इनको जो 1 साल वाली इनकी फाइल रुकी हुई है, जो यूपी की मिनिस्टर ने भी इनके डेलीगेशन के साथ बात करी है। सलाम के यहाँ हमारे चैनल पर बैठकर आप ये बताइए कि इन लोगों को इनकी सैलरी कब तक मिल जाएगी? देखिए, मेरी जो कोशिश है, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है। मैंने इन लोगों से भी मेरी बातचीत होती रहती है, जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। मुझे यकीन है कि इस महीने में कोई ना कोई फैसला इनके हक में अच्छा आएगा। आप इन्हें खुद ने कहा कि आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में इस मौके पर बात कर चुके हैं। बिल्कुल। तो पहले भी आपने इसी तरह के वादे किए थे? मैंने यकीन दिलाया था। तो आप इनके किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से पूछ लीजिए कि इनकी फाइल कहां पे है, किस जगह पे है, और अभी उस वक्त क्या हाल था केस का, और अभी किस पोजीशन में है। क्या इनको खुद को तसल्ली है कि नहीं, आप इनसे पूछ लीजिए। तसल्ली नहीं है तभी तो सड़कों पर है। नहीं, सड़कों पे देखिए, मैंने अगर उन्हें लग रहा होता, यासिर साहब, अगर उन्हें लग रहा होता कि 1-आध महीने में, 2-4 महीने में कुछ होने वाला है, तो शायद इस तरह से सड़क पे आके वो अपना तमाशा नहीं बनाते। मैं आपको बताऊं, देखिए, मैं उनके किसी भी इस वक्त उनके ऊपर कटाक्ष या उनके ऊपर कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि इनके यहाँ बहुत जबरदस्त ग्रुपिज्म है। इनके कई लोगों के फोन आते हैं मुझे, मैं उस पर भी चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एक मकसद है कि किसी भी हालत में 1 साल की सैलरी इन्हें जल्द से जल्द मिले। असद खान फलाही साहब, देख रहे हैं ना आप मदरसा टीचर्स का हाल। अब क्या कोई भी अपने बच्चों को पहली बात के मदरसे में भेजेगा, और क्या लोग आगे आने वाले वक्त में मदरसा टीचर्स बनेंगे भी? शुक्रिया बुशरा जी। पहली बात तो ये कि आपने दोबारा इस इशू को उठाया, इसके लिए आप और आपकी पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अब देखिए, जब एक तरफ इसके कुछ पहलू हैं, आपने सबको वक्त दिया है, मुझे लगता है पहले उसूली बात ये समझिए, जब एक तरफ आप नारा दे रहे हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक हाथ में कुरान हो आपके, ठीक है, और आप कहते हैं कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। कुछ मुसलमानों ने उसमें आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो आपको इसके सामने दिख रहे हैं, जो एम्प्लॉइज हैं इस वक्त, टीचर्स हैं। और जब उन्होंने हिस्सा लिया, इसमें आपका ताउन किया, तो अब आप उनके साथ किस तरह का सुलूक कर रहे हैं? बिल्कुल। इसीलिए कहा गया था, इसीलिए बार बार कहा गया, जो मदरसे नहीं आए इसके अंदर अपने आप को उन्होंने शामिल नहीं किया, क्योंकि मदरसा तो इंडिपेंडेंट बॉडी है। बिना सरकार के ताउन के, बिना ग्रांट के मदरसे चल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, सरकार से 1 रुपए भी नहीं ले रहे।
और अच्छी तालीम भी दे रहे हैं, अच्छे बच्चे भी वहां से निकल रहे हैं और जो समाज के अंदर और हर मैदान के अंदर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। सरकार के इस मदरसे के अंदर सिर्फ 3.5 बच्चे पढ़ रहे हैं बुशरा जी, और आप उनका भी टेक केयर नहीं कर पा रहे प्रॉपर। अभी तो सिर्फ टीचर्स की बात कर रहे हैं ना। ये मिड डे मील है इनके पास स्कीम, मदरसे के बच्चे तो 3 वक्त का खाना वही हॉस्टल में खा रहे हैं, उनको मेडिकल सर्विसेज वही मिल रही हैं, उनको कपड़े भी मिल रहे हैं, उनको हर तरह की वहां पे फैसिलिटीज दी जा रही हैं, अब बिना गवर्नमेंट से किसी तरह की मदद लिए हुए। आपने मदरसा मॉडर्नाइजेशन के नाम पर 50,000 टीचरों की भर्ती कराई और 3 साल से, यानी जब से आप चीख रहे हैं कि मदरसा मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए और बच्चे चूंकि अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, यहाँ से मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे हैं। अरे जो मेन स्ट्रीम में वहां के टीचर्स हैं उनके लिए तो आपके पास पैसे नहीं है। और आप बताइए, अभी आपने कह दिया कि जिनके पेट खाली होंगे, जिन्हें अपने बच्चों का पेट पालना के लिए सोचना पड़ रहा होगा, वो कैसे पढ़ाएंगे? क्या तालीम दे रहे होंगे? जाहिर सी बात है, क्या तालीम दे रहे होंगे और क्या फिर सोचेंगे कि किस लगन के साथ, किस मेहनत के साथ वो क्लास में पढ़ा रहे होंगे बच्चों को, जरा बताइए, और उसका क्या असर पड़ रहा होगा? जी असद साहब, आपको रोकना चाहूंगी मैं यहाँ पर, मैं आपको वक्त दूंगी। मैं एजाज अहमद साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है मदरसा मॉडर्नाइजेशन के, उनसे मैं बात करूंगी। एजाज साहब, यहाँ पर यासिर साहब बैठे हुए हैं, उनका ये कहना है कि उनकी कोशिश ये है कि आपकी फाइल कम से कम आगे उन्होंने बढ़ाई है, उनका ये कहना है, और उनका आगे ये भी कहना है कि कम से कम 1 साल की आपकी सैलरी आप लोगों की मिल जाए, ये उनकी कोशिश है। आपको क्या लग रहा है, हुकूमत की तरफ से आप लोगों के साथ क्या किया जा रहा है? आप लोग पहले भी अपने मुतालबात लेकर दिल्ली आए थे, अब आप लखनऊ में मुजाहिरा कर रहे हैं, रोते हुए हमने लोगों को देखा कि किस तरह से उनके घर के हालात क्या हो गए हैं। अब आपके क्या मुतालबात हैं, ये मुझे बताइए कि क्या सरकार का कोई भी नुमाइंदा आपसे बात कर रहा है? आपकी फाइल कहीं पर भी आगे बढ़ी है? एजाज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है एजाज साहब से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा है, उनसे मैं बात करने की कोशिश। जी एजाज साहब, आपको मेरा सवाल मिला? जी जी, आवाज आ रही है जी। एजाज साहब, आपको मेरा सवाल मिला? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। जी, आपका सवाल मिल चुका है जी, बताइए। जी, पिछले 11 दिनों से हम लोग यहाँ लखनऊ में इको गार्डन पे धरने पे बैठे हुए हैं और दिल्ली में भी हम लोग धरना कर चुके हैं। और पिछली बार हम लोगों ने जब दिल्ली में धरना किया था 18 दिसंबर को, तो यासिर जिलानी साहब ने कहा था कि हम आपका पैसा 1 हफ्ते में दिला देंगे जी, और पूरी कोशिश करेंगे कि आपका पैसा मिल जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के जो अधिकारी है वो निरंतर कह रहे हैं कि हमने पूरा डॉक्यूमेंट और डिमांड कर दिया है और पैसा एचआरडी वाले नहीं दे रहे हैं। एचआरडी के अधिकारी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी पूरा कागज नहीं देते हैं, इसलिए उनका पैसा लटका रहता है। आप बताइए कि 3 साल हो गए और कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है, कौन से ऐसे कागज है, कैसे है कि जो 3 साल से हम लोगों का पैसा नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए तो मैं सीधे तरह से जानता हूं कि जो अधिकारी उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के हैं और जो एचआरडी में अधिकारी काम कर रहे हैं, सीधे तौर पे वो जिम्मेदार है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का तो यही सपना है कि एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में यासिर साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? यासिर साहब का जवाब लीजिए। यासिर साहब, आप, उन्होंने कहा कि आपने पहले कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर मेरी कोशिश रहेगी कि आप देखिए अब इन्होंने एक नई चीज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की बात करने लगे और ये फिर एचआरडी मंत्रालय के ऊपर भी इन्होंने जो जिस तरीके से टारगेट किया है, मैं तो इनसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे साथ खड़े रहिए। आपके पास बहुत सारे लोग हैं और आपके और भी सारे लोग मुझे फोन भी करते रहते हैं। मेरी ये कोशिश है, मैंने जो 1 हफ्ते का वक्त लिया था वो इनको मैंने अभी फिर दोहराता हूं कि मैंने उसमें समझने का पूरा टाइम लगाया है इनके काम के लिए। आप अपने रिपोर्टर से भी पूछिएगा जो खास करके इस काम को देख रहे हैं, मैं उनको भी साथ कोशिश करता हूं कि जब भी मेरी एचआरडी मंत्रालय में किसी से कोई बात हो तो आपके जो रिपोर्टर हैं, मैं उनका अभी नाम नहीं कोट करूंगा, वो भी मेरे साथ वहां जाते हैं। और हमारी कोशिश है कि हम उन अफसरों से खास करके इंसानियत को सामने रख के ये कहते हैं, मैं कोई पॉलिटिकल वहां पे अपनी कोशिश नहीं करता हूं, एक जो इंसानियत की तकाजा है कि आप 34 महीने हो गए, आप सैलरी नहीं मिली है, किस तरीके से इनका जीवन यापन चल रहा है, कितना परेशान है, उसमें मुझे लगता है कि इन्हें कई बार क्या होता है कि ये लोग कुछ मुद्दों पे आके सरकार के साथ जिस तरह से टकराने की कोशिश इनके कुछ लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रहार करते हैं, मैं इनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप
आपने 3 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार करिए। ये जो अच्छा, मैं एक और इनको टेक्निकल चीज बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि फाइल कहाँ रुकी हुई है। आप आरटीआई, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है, आप वहां अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए भी लगाइए और एचआरडी में भी लगाइए। मैं आपके साथ हूं। मैं जब कह रहा हूं कि जो बात हमारे वजीर आजम ने कहा है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलने का वादा किया है, तो एक तबका कैसे छूट सकता है? इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा। छूट रहा है ना यासिर साहब, इसमें प्रॉब्लम है ना। मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है। देखिए यासिर साहब, देखिए बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, इल्जाम तराशी भी बहुत सारी की जा सकती है। हम और आप बैठ के यहाँ पर कई और बार बहस कर सकते हैं, लेकिन जो इंसान जो वहां पर जो बैठे हुए हैं, जो टीचर्स, उनको बताइए आप कि 3 साल तो हो गए, अब आप और कितना इंतजार, कब तक फाइलें घूमेंगी? यकीन माने कि इस 15-20 दिन में हलचल मची हुई है। जब से हम लोगों ने इस मामले को उठाया है, इन लोगों ने ठीक है बहुत मेहनत करी है, मैं इनके ऊपर कोई सवाल नहीं करूंगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी। यासिर साहब मुझे बताइए कि आखिर इतना डिले हुआ क्यों है? आप कह रहे हैं कि आपकी कोशिशें हुई, 15-20 दिन से ये फाइलें घूम रही है, हलचल मच रही है, इससे पहले ये हलचल क्यों नहीं हुई? क्या ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले से मिलते आ रही थी ना तनख्वाह, तो ऐसा तो नहीं है कि ऑल ऑफ सडन या पहली बार शुरुआत करनी थी, पहले से तो मिलते आ रही थी। मुझे तो सबसे ऑल ऑफ सडन उस फाइल के अंदर ज्यादा हैरानी फलाई साहब इसी बात की रही कि आखिर इनकी सैलरी रुकी क्यों? फाइल रोक तो मैं देखिए मेरा सवाल, आप यकीन माने कि एक ये पहला इशू है जिसको कम से कम अब सुनने जा रहे हैं लोग। 34 महीने के बाद मुझे लगता है कि हम उस पॉइंट पे आके खड़े हैं जहां से इनको रिजल्ट मिलेगा। 34 महीने के बाद भी आप इसे कामयाबी की तरह दिखा रहे हैं। मैं इसलिए कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कामयाबी नहीं, मैं जिस दिन कामयाब हो जाऊंगा मैं आपके साथ बैठूंगा, डिबेट करूंगा और हिंदुस्तान को बताऊंगा कि इसमें कामयाबी। श्रीवास्तव साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कापिस साहब, आप मुझे बताइए कि अभी आपका और बीएसपी का आपका इत्तेहाद भी हो गया है। आप दोनों ही पार्टियां मुसलमानों की बहुत हितैषी पार्टियां मानी जाती हैं। दिल्ली में इन लोगों ने एहतजाज किया, अब लखनऊ में बैठे हैं। आपका या बीएसपी का कोई भी नुमाइंदा वहां गया इन लोगों से बात करने के लिए, इनका दुख समझने के लिए? क्या इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ कि आपके इस दुख में हम शरीक हैं और हम भी ये कोशिश करेंगे जिस भी तरीके से हो कि आपकी बात को उठाएं और आपकी सैलरी आपको मिले? जी बुशरा जी, बिल्कुल इसमें कहीं दो राय नहीं है कि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोग दरअसल सबका साथ और सबका विकास का जो इनका जुमलाई नारा है उसके साथ नहीं है, वास्तव में सबका साथ और सबके विकास के साथ है। और निश्चित तौर पे जो आधुनिक मदरसों के टीचर्स हैं उनके इस ये दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ शरीक हैं, उनके साथ खड़े हैं लखनऊ में कंधे से कंधा मिला करके। मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ प्रवचन पर विश्वास करती है कि जितना अच्छा प्रवचन ये देते हैं, अगर उतना ही अच्छा ये इम्प्लीमेंट अगर अपने कर्मों में करते तो शायद बहुत कुछ अच्छा हो सकता था। आज इतने वर्ष बीत गए और मदरसा टीचर की कोई पुस्ता हाल पूछने वाला नहीं है। सबका साथ सबका विकास का जुमलाई नारा इनके साथ है। साथ ही जुमलाई नारा ये भी है कि एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में जो है वो कंप्यूटर हो। तो किस तरीके से ये शिक्षा देंगे जब शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों को ही रुपया पैसा नहीं मिलेगा, उनका घर नहीं चलेगा, वो भूखे होंगे तो क्या खाली पेट आकर के बढ़ाएंगे या अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सकेंगे? और किस इंसानियत की बात भाजपा के साथ शाना बशाना खड़े हैं, यानी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, लेकिन वो कंधा नजर तो आया नहीं। इनसे सवाल है, पांच सांसद हैं इनके लोग। नहीं, बिल्कुल आपको नजर इससे पहले भी जब कभी सवाल उठाया पहले भी हुआ था, एक क्वेश्चन किया इसके बारे में। कितने दिन मुल्क में संसदीय चलने दी है? अभी जो हुआ, आपने जिस तरीके से 10% का आरक्षण आपने आखिरी डेट पे लाया, आप कभी कोई प्रश्नकाल करने ही नहीं देते, तो उठाएगा तो उस पर किस पे करेंगे? पहले आप सुनने की कोशिश कीजिए। ऑटोक्रेसी से जिस तरह से देश चला रहे हैं उस तरीके से मीडिया पे बैठ करके हम लोग की आवाज को दबाने का काम मत कीजिए। अगर आपको वाकई अपने कार्य में सुधार करना है तो हम लोग को आईना दिखाने के लिए देश की जनता ने बैठाया है और आपको सुनना पड़ेगा। मैं आपको पूरा वक्त दे रही हूँ, आप अपनी बात रखिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो पुस्ताहाल इस समय दिखाई दे रहा है उन टीचरों के, इन्होंने कहा कि इंसानियत का तकाजा है, मैं
फलाने मिनिस्टर से और ये सबसे मिलेंगे और सबसे बात करेंगे, डिपार्टमेंट्स की बात इन्होंने की है। तो इंसानियत का तकाजा तो सरकार को देखना चाहिए। जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि हम कुछ दिनों में मेहनत कर रहे हैं, सरकार की तरफ से तो कोई बात आ नहीं रही है, ये तो स्वयं अपनी पर्सनल बातें कह रहे हैं। हकीकत ये है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा है उसका पोल खुल चुका है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सरेराह उल्फत बिछाए बैठे हैं और दिल में खंजर छुपाए बैठे हैं, और कोई यकीन करे तो कैसे करे जब एक चेहरे के पीछे ये कई चेहरे लगाए बैठे हैं। हकीकत इनकी यही है, ये इन उर्दू शिक्षकों के साथ नहीं है, ना अनुवादकों के साथ खड़े हैं, ना ये मदरसों के साथ खड़े हैं। करीब आते हैं सबको मुसलमान बहुत याद आते हैं, क्योंकि वो उनकी मजबूरी बन जाते हैं और उन्हें गुणा भाग जोड़ घटा देखना पड़ता है, किस सीट पे कहां पर वो आएंगे तो हम जीतेंगे, कहां हारेंगे। तो ये भी देखना, नफा नुकसान बहुत देखा जाता है। और ये भी देखा जाता है कि आपके कितने एमपीज हैं, आपके कितने एमएलएज हैं, किसने कितनी बार कितने सवाल पूछे, कितनी बार हुकूमत को कटघरे में खड़ा किया कि ये जो मदरसा टीचर्स हैं ये 34 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है और ये भूखों मरने के लिए तैयार, ये मजबूर हो गए हैं। तो आखिर इनकी आवाज कौन उठाएगा? हमारे साथ एजाज साहब लगातार मौजूद हैं। एजाज साहब, मुझे बताइए कि बीजेपी के अलावा क्या किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर आपके साथ आके खड़ा हुआ, आपके कंधे से कंधा मिलाकर? क्या उन्होंने ये कहा कि इस घड़ी में हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज उठाएंगे? चलिए हम आगे चलते हैं, आप हमारे साथ चलिए। जी 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 देखिए, एक जो हमारे वहाँ के लीडर है, हमारे कांग्रेस पार्टी के एक लीडर है ताजुद्दीन अंसारी साहब। जी नहीं, कांग्रेस पार्टी के एक लीडर है ताजुद्दीन अंसारी साहब। जी जी। तो वो जरूर आए थे, हमारे धरने में भी आए थे, आए हम लोगों से हाल पूछा, लेकिन उनके अलावा तो अभी तक किसी पार्टी का कोई नुमाइंदा आया नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी की ने हमारी इस स्कीम का मूल्यांकन किया है। अभी पिछले साल दिसंबर में, फरवरी में अपनी रिपोर्ट पेश किया है। उसमें एनसीईआरटी ने इस स्कीम की प्रशंसा की और कहा कि इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए, इनके टीचरों को तनख्वाह देनी चाहिए और साथ में इनको किताबें वगैरह भी दी जानी चाहिए। मदरसा बोर्ड ने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इस साल जो है एनसीईआरटी का सिलेबस लगा दिया, पूरा सत्र बीत गया, अब तक एनसीईआरटी की किताबें नहीं दी जो है मदरसे के छात्रों को, टीचरों को तनख्वाह नहीं दिया। आप बताइए कि एनसीईआरटी से बड़ी कौन सी संस्था है एजुकेशनल जब वो कह रही है कि मदरसा टीचर जो है सही है, उनको तनख्वाह देना चाहिए, इसका दायरा बढ़ाना चाहिए। जी। तो आप बताइए, आपका शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, आपने वक्त दिया। जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरह के ऑर्डर्स पास कर दिए जाते हैं कि अब एनसीईआरटी का कोर्स वहां पर लगेगा, अब वहां पर टीचर्स को रखा जाएगा, सब कुछ किया जाता है, लेकिन असल में जो किया जाना चाहिए बस वही नहीं किया जाता है। असद साहब, अभी आपने सुना एजाज साहब को, उनका कहना है कि एनसीईआरटी की बुक्स वहां पर होनी चाहिए, वो कोर्स वहां पर नाफिज किया जाएगा। अच्छी बात है, इसको अच्छे कदम के साथ देखा जाना चाहिए, लेकिन जब किताबें ही नहीं मुहैया होंगी तो बच्चे पढ़ेंगे क्या? टीचर्स को जब सैलरी नहीं दी जाएगी तो टीचर्स पढ़ाएंगे क्या? तो एक तरह का ये तो ये माना जाए ना कि ये सिर्फ दिखावा है। नहीं, इसको सिर्फ इस जाविये से नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी चूंकि बार बार हालात ऐसे बता रहे हैं कि एक साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। मदरसे की बॉडीज को बर्बाद करने के लिए, वहां के बच्चों को बर्बाद करने की साजिश की जा रही है। इसी वजह से देखिए, ना तो किताबें दी जा रही हैं, ना वहां पे असातिज़ा जो लोग हैं उनको सैलरी दी जा रही है, ताकि वो पढ़ाई नहीं, बच्चों का वक्त बर्बाद होगा, बच्चों की अपना कुछ पढ़ नहीं पाएंगे, किसी काम के नहीं होंगे। ये एक साजिश। एक बात बताइए, फाइल जब ऑटोमेटिकली सैलरी आ रही थी, ऑल ऑफ सडन ऐसी कौन सी चीज आ गई कि क्यों रुक गई, क्यों रोक दी गई? यानी इसका मतलब है कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, आप इम्तियाजी सुलूक कर रहे हैं मदरसे के टीचर्स के साथ। साहब जवाब दीजिए। आप देखिए, वहाँ राजनीति कर रहे हैं, इसलिए मैं इस पे कुछ नहीं कहूंगा। इसमें राजनीति कर रहे हैं आप। देखिए, अभी आपने इंसानियत का पहलू बर्बाद करने की बात कर रहे हैं, आपने इस सरकार में, आप इस सरकार, अब मुझे बोलने, एक लाइन बोल दूं उसके बाद। आपने इंसानियत का पहलू रखा, वाकई सामने देख के, वाकई अगर आपके दिल में इंसानी दिल धड़कता है तो आपको रोना आएगा, क्योंकि वो पहले इंसान है
वो अपने बच्चों के पेट पालने के लिए बेचारे रो रहे हैं, वो क्या पढ़ाएंगे दूसरों को, और आप कह रहे हैं कि आगे नहीं, इंसानियत की आप बात कीजिए, आप मदद करिए, आप भी आइए साथ में जंग में। आप देखिए, मैंने अभी सवाल समाजवादी पार्टी से कहा था, एजाज साहब ने क्या कहा, एजाज साहब ने कहा जिम्मेदारियां दूसरों को मत डालिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। बुशरा, मैं आपको बताऊं, वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कौन से दल करते हैं? वोट बैंक किसके पास है? ये सबका साथ सबका विकास करके आपने क्या किया? सबका साथ सबका विकास करके आपने क्या किया? आपने क्या किया? सैलरी आ रही थी, मिलेगी, आ रही थी, तो ये सबका साथ सबका विकास का नतीजा है। का दावा क्यों कर रहे हैं अपनी इन बातों से? जी, अब आप सत्ता में हैं, आपको कल्याण करना, ये आपका दायित्व है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं अपना काम? बिल्कुल, आप सुचारू रूप से, यासिर साहब, आपको अपना काम करना चाहिए। अब आप सत्ता में बैठ के भी विपक्ष ये जिस तरह से, देखिए यासिर साहब, मैं आपके जज्बात को समझ सकती हूँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं इंसानियत का तकाजा और ये बड़ी बड़ी बातें जो की जा रही हैं, ये ना तो उन लोगों के पल्ले पड़ेंगी ना ही मेरे, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से जरा से भी इधर हट रही है तो उसको हम लोग सही जगह पे दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप उन लोगों से भी सवाल कीजिए, आप, क्योंकि आप पूछ सकती हैं, आप बड़ी सहाफी हैं, आप उनसे भी सवाल कीजिए जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो वोट बैंक मांगते हैं। हम सबका साथ आप यासिर साहब मुझे बताइए, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कुछ चेहरों को केवल भारतीय जनता पार्टी आप जैसे लोगों को बैठाती है, आपने सबका साथ सबके विकास की करी, उनको हटा दिया गया, आपको लाया गया, आपने क्या किया? हमने हमारा श्रीज, अगर आप 34 महीने की उनकी सैलरी रोक दी, बात करेंगी तो मैं, मेरे पास पूरा अभी तक का 4.5 साल का लेखा जोखा है जो मैं आपको यहाँ बता दूंगा। लेकिन हम सैलरी ना आए बुशरा जी, तो इस वक्त हम मदरसे पे कंसीडर कर, यासिर साहब, ये बात ये है कि हम जैसे लोग जो हैं, आप, हम जैसे असद साहब जैसे लोग जो हैं और कपिल साहब जो यहाँ बैठे हुए हैं, 1 महीने की सैलरी ना आए ना हम लोगों की, तो आप सोचिए 34 महीने से जिनकी 14,000 रुपए सिर्फ सैलरी है। यकीन माने कि मैं उनके दुख के साथ, मैं जब बैठा था तब भी कह रहा था, और मुझे जिस वक्त से ये काम मिला है मैं कर रहा हूं, और मैं आपसे फिर वायदा करता हूं कि यकीन मानिए आने वाले वक्त में मैं आपको एक अच्छी खबर दूंगा, और जो लोग इस वक्त दुख और दर्द में हैं, उनके दुख और दर्द को खत्म करने का काम यही सरकार करेगी। मेरी भी दुआ और कोशिश यही है। चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे कि चलिए आपके मुबारक हाथों से ही ये काम हो जाए। ये सरकार का फेलियर है, 3 साल लग गए सैलरी को रिजॉल्व करने में, कि एक सैलरी का इतना बड़ा इशू था जो ऑलरेडी चल रही थी, उसे रोक दिया गया, और अब ये दावे किए जा रहे हैं कि देखिए हम काम कर रहे हैं। 34 महीने से आप सैलरी ना दें और आप फिर सबका साथ सबके विकास का दावा करें, लोग रोते हुए तड़पते हुए सड़कों पर आए, हाथ फैलाकर ये कहें कि जो काम उन्होंने किया है उसके पैसे दे दीजिए। 34 महीने से मिलेंगे इंशाल्लाह। कब मिलेंगे? जल्दी बीमार, जो बेचारे बीमार पड़े वो मर जाएंगे। नहीं, आप ये बात इतनी निगेटिव बात ना कहें, पॉजिटिव रहें। मैं आपसे भी कहता हूं, आप दुआ करें उनके हक में। काश सारे मसला जल्द से जल्द हल हो जाए। सारे मसले दुआओं से ही हल हो जाया करते, कोशिश है, हल हो जाया करते तो सब बैठ के बस दुआएं ही करते। नहीं, ये कोशिश है, मैं तो कोशिश करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं अपनी तरीके से जो टेक्निकल जो चीजें हैं उसको खत्म करके, जो एग्जैक्टली जहाँ भी फाइल रुकी हुई है, मेरी कोशिश है कि उसको उत्तर प्रदेश सरकार में लेकिन आपके साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं खड़ी है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप तो खड़े ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो कहीं और से नहीं आए हैं, वो उसी के नुमाइंदे हैं यहाँ पर कपिल साहब। लेकिन ये बात आपकी ठीक है, सरकार खड़ी, सरकार कह रही है तो कह रहे हैं, ये बात आपकी ठीक है कि किस तरह से लोगों के साथ क्या किया जा रहा है, ये भी सबके साथ आईने के साथ साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, यहाँ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही।